हेलो स्टूडेंट्स, रूबिया इंस्टीट्यूट अलवर के अंदर आपका स्वागत है। और मैं आपको आज फिज़िकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। विलियन टॉपिक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपकी यूनिट नंबर विलियन है। 5th यूनिट आपकी ये है। किसी के ये 4th यूनिट होती है, किसी की 5th होती है। तो अपने हिसाब से आप इसे देख लेना, आपके सिलेबस में ये विलियन वाली यूनिट कौन सी है और कौन सी यूनिट हमें आपको पढ़नी है। टॉपिक्स मैंने सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है, आरयू के अकॉर्डिंग बनाया है, मत्स्य यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बनाया है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के अकॉर्डिंग मैंने ये तैयार किए हैं लेक्चर्स। तो आज हम आके पहुँचे हैं सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक टॉपिक पर। बच्चों, ये बहुत ही पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है कि एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट के बारे में आप क्या समझते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन बनता है। तो सक्रिय आयनों की जो सांद्रता है, देखो सक्रियता कुछ भी नहीं है। जब हम क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में घोलते हैं तो उससे क्या बनता है, विलयन बनता है। तो अगर मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट को, यानी कि जैसे NaCl मैंने पानी में घोल दिया, तो NaCl के जो एक्टिव आयन है उनकी जो कंसंट्रेशन होगी सक्रियता कहलाएगी। यानी कि सक्रिय आयनों की सांद्रता को बताने वाला जो पद होता है उसे सक्रियता कहते हैं। इसे स्मॉल a द्वारा प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसे हम एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्टिविटी फॉर A। अब यहाँ से सक्रियता गुणांक की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं है बच्चों, सक्रियता और सांद्रता का अनुपात जो कहलाता है, मतलब सक्रियता को हम प्रभावी सक्रियता सांद्रता कह दें और सांद्रता जो है वास्तविक सांद्रता, उन दोनों का जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है, सक्रियता गुणांक कहा जाता है। सक्रियता को प्रभावी सक्रियता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सक्रियता को प्रभावी सक्रियता भी, प्रभावी सांद्रता भी से कहा जाता है। प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता का अनुपात क्या कहलाता है, सक्रियता गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्रियता गुणांक कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सक्रियता को प्रभावी सांद्रता कहते हैं और प्रभावी सांद्रता और वास्तविक सांद्रता का जो अनुपात होता है उसे सक्रियता गुणांक के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसमें रिलेशन आपको बताने वाली हूँ। यही बात मैं मैथमेटिक्स में भी लिखने वाली हूँ। इन शब्दों को मैं मैथमेटिक्स में लिखूँ तो सक्रियता और सक्रियता गुणांक के मध्य क्या संबंध होता है, ये वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है इससे, यानी कि जो एक्टिविटी होती है सक्रियता होती है और जो वास्तविक सांद्रता C मोलर सांद्रता है, ये क्या है, मोलर, एक मतलब कितने, 1 लीटर में कितने मोल घुले हुए हैं, तो ये दैट इज सांद्रता। तो सक्रियता एक्टिविटी जो होती है वो इस सूत्र से देखें, एक्टिविटी बराबर होती है, समानुपाती होती है सांद्रता के। जब समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है और साथ में एक क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, C को अगर मैं बटे में इधर ले जाऊं तो ये बटे में चले जाएगी। जब गुणे में कोई चीज़ होती है तो उसे इस तरफ ले जाया जाता है बराबर से, तो वो उल्टी हो जाती है, मतलब भाग में चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखो F की वैल्यू यहाँ से A का और C का अनुपात, A का और C का अनुपात क्या कहला रहा है बच्चों, एक्टिविटी कोएफिशिएंट F कहला रहा है। एक्टिविटी कोएफिशिएंट को हम F से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1 बन गया है, इक्वेशन नंबर आपका 2 बन गया है। तो इसे फिर से रिपीट करते करते कॉपी में लिख लें और फिर उसके बाद फिर इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार एक संयोजी विद्युत अपघट्य वियोजन निम्नलिखित प्रकार से होता है। यानी कि मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है AB, क्या है, AB। अब इसे अगर आप डिसॉल्व करते हो तो ये अपने आयन में A+ और B- में मान लो टूटता है। A+ और B- क्यों कहा, क्योंकि देखो हम जनरली पहले पॉजिटिव की बात करते हैं फिर नेगेटिव की सोचते हैं, मतलब ठीक है। तो यानी कि जैसे मान लो विद्युत अपघट्य NaCl हो सकता है, HCl हो सकता है। तो NaCl को अगर अपन तोड़ेंगे तो Na पे पॉजिटिव आता है और Cl पर नेगेटिव। तो A और B को ऐसे ही मानो कि पहले वाले पे मैंने क्या लिख दिया,
प्लस लिख दिया और दूसरे वाले पे मैंने क्या लिख दिया माइनस। तो अब द्रव्यमानुपाती क्रिया के अनुसार जो नियम था आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो के कांस्टेंट होता है, उसका मतलब प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। प्रोडक्ट की सांद्रता ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट की सांद्रता नीचे लिखते हैं अपन, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखें इसको तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस की सांद्रता इंटू बी माइनस की सांद्रता, यानी कि ब्रैकेट किसे प्रदर्शित कर रहा है बेटा, सांद्रता को। अब हम अगर सांद्रता बार बार लिखते गए तो हम इस इक्वेशन को कैसे कंसाइज कर सकेंगे। इस वजह से हमने सांद्रता के लिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, सांद्रता ए प्लस की सांद्रता बी माइनस की सांद्रता, ऐसे हमने क्या कर रखा है, इसको लिख रखा है। और इधर वाले देखो ऊपर तो ये इनकी सांद्रता लिख दी और इनके बाद नीचे क्या लिख दी, इनकी सांद्रता यहाँ पर लिख चुके हैं हम। तो समीकरण नंबर हमारा आ गया है कितना बच्चों, समीकरण नंबर हमारा आ गया है 3। वेरी गुड, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम प्रयुक्त राशियाँ का सक्रिय द्रव्यमान जो मोलर सांद्रताओं को समान व्यक्त किया जाता है। अब देखो इस लाइन की कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखो अगर ए प्लस और इनकी जगह सांद्रताओं को ब्रैकेट के अलावा मैं सी चीज़ काम में ले लूँ, कैपिटल सी, तो देखो ये के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी, और सफिक्स में मैंने देखो इसको हम किसके रूप में लिख रहे थे, वहाँ तो सीधे सीधे मैंने ऐसे लिख दिया, देखो इसको ए की सांद्रता बी की सांद्रता ब्रैकेट के रूप में सांद्रता को दर्शाया। तो समीकरण नंबर 3 ध्यान से देखो इसे। अब आना समीकरण नंबर 4 पर। देखो अगर सांद्रताओं को सी में ले लूँ मैं, है ना, मोलर सांद्रताएं हो, देखो सी, तो ए प्लस की सांद्रता वहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया था यहाँ पर, और बी माइनस की सांद्रता डिवाइडेड बाय सी ए बी, यानी कि इनके सफिक्स में इनको लिख दे, जो भी जो आयन है ना जिनकी, वैसे वैसे हम लिख देते हैं। समीकरण नंबर कितना बन गया बच्चों, 4। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसमें थोड़ी सी वो आ गई कि के का जो मान है वो कुछ बढ़कर आया, उसमें कुछ वृद्धि मिलती है। अगर हम इस सांद्रता से सिंपल वाली जो वास्तविक सांद्रता है मोलर सांद्रता, इससे अगर इस तरह से हम के का मान निकालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को जब डिसॉल्व करते हैं तो उसमें क्या है, इसका थोड़ा सा मान बढ़ा हुआ आता है, तो के का मान में कुछ वृद्धि देखी जाती है इस सूत्र के अकॉर्डिंग। फिर हमने क्या किया, हमने समीकरण 4 को सांद्रता पदों के स्थान पर एक्टिविटी काम में लिया, शब्द क्या लिया, एक्टिविटी, ये भी एक सांद्रता, ये एक्टिविटी। तो अगर हम सी के स्थान पर ए रख कर देखें तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब देखो अब के की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस की सांद्रता, ए बी माइनस की सांद्रता, एक्टिविटी ऑफ ए बी की, ठीक है। तो इससे जो के का मान है वो कांस्टेंट आता है, मतलब कि उसका वैल्यू सही बैठता है, हमारा फिट बैठता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले तो मान कम आ रहा था उससे, उस फॉर्मूले से तो, लेकिन इससे बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं तो इनके मध्य अंतर आयनी आकर्षण बल होते हैं, इनकी वजह से इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आती है, ठीक है, वृद्धि पाई जाती है। तो हम जब इस सक्रियता शब्द से या सक्रियता सांद्रता के सूत्र से हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में जो के की वैल्यू है, इस वाले के की, ये जो के है इसकी वैल्यू बिल्कुल राइट कांस्टेंट आती है, स्थिर आती है, मतलब जितनी होनी चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट आती है। अब हमने कहा कि यहाँ पर ये वाला सूत्र हमने समीकरण 1 देख रखा है। समीकरण 1 क्या था, ए बराबर एफ इंटू सी, ठीक है, समीकरण 1 क्या था, ए बराबर एफ इंटू सी। तो अब क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू, अब वो ये कह रहा है कि यदि सांद्रता को मोललता में लिया जाए, बच्चों मैंने दूसरी जो लेक्चर है मेरा उसमें देखना, मोललता को क्या कहते हैं, स्मॉल एम। अगर सांद्रता को मोललता में लिया जाए तो मोललता का मतलब स्मॉल एम। तो यहाँ तो सांद्रता क्या है, सी है, और वहाँ पे यहाँ पे अगर हम इसको बाय द वे हम इसको क्या है कि हमें इसको एम लिखना है, तो ये वाला जो सूत्र है कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, यानी कि इसका जो एफ है, ये जो एक्टिविटी गुणांक है जो वास्तविक सांद्रता के साथ था उसमें, और उस दूसरा जो मोलर सांद्रता हम ले रहे हैं इसका जो कोएफिशिएंट है वो गामा में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, गामा, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी अलग हो जाती है ना बेटा, इस वजह से हम उसे गामा लिख देते हैं, ठीक है। यदि सांद्रता को मोललता में व्यक्त करें तो सक्रियता गुणांक को गामा द्वारा व्यक्त करते हैं। अतः समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 था ना हमारा फर्स्ट वाला, उससे ए बराबर क्या लिख सकते हैं,
मोललता सांद्रता इंटू कांस्टेंट क्या है गामा, गामा क्या है सक्रियता गुणांक है, क्या है मोललता में अगर लेते हैं ना हम तो सी की जगह तो एम आ जाएगी, क्योंकि मोललता को हम स्मॉल एम के थ्रू क्या करते हैं बच्चों डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हो गया सूत्र, ये वाला ये वाला, तो आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में बात आ गई होगी कि अगर हम सिंपल सूत्र इसका देखते हैं तो ये वाला मैंने इक्वेशन फर्स्ट में मेंशन कर रखा है, और अगर इसमें मोललता लेते हैं तो इस तरह से ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक इतना आपको लिखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आयनों की सक्रियता देखनी हो तो निम्न प्रकार, अगर मैं एक्टिविटी ऑफ ए प्लस की लिखूँ तो इसके लिए ये सूत्र आएगा, माइनस के लिए तो ये सूत्र आएगा, प्लस के लिए तो ये सूत्र आएगा, माइनस के लिए तो ये, मतलब मोललता और दोनों टर्म्स में देखो ए बराबर ये वाला सूत्र, ठीक है, ये वाला सूत्र ये वाला, तो इस वाले सूत्र से अगर हम आयनों की निकालें, यानी कि ये तो सीधा सीधा है, आयनों के लिए प्लस माइनस ये आयन होते हैं, तो देखो इसमें देखो इन सब के लिए उस टर्म में भी निकाल ली मोललता की में भी, और सीधी वास्तविक की टर्म में भी हमने निकाल ली, तो ये होता है। अब के का मान यहाँ से लिखें अपन, देखो ए प्लस की वैल्यू कितनी है इतनी है, ए माइनस की वैल्यू कितनी है इतनी है, तो पुट करते चलो ठीक है। ए माइनस और इनकी सब सी इनकी जो वैल्यू हमने लिखी है ना ये पूरी, इसको आयन्स के हिसाब से लिख लो कि यहाँ जो अपने आयन थे ना वहाँ आयन और अलग हो सकते हैं, Na प्लस हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है। यहाँ हमने क्या लिए थे आयन्स A प्लस और B माइनस ये लिए थे, तो हम ये वाले जो सूत्र हैं K की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है C के हिसाब से, और मोललता के हिसाब से रखें तो वो भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या किया, इसमें रख दी ये वैल्यूज़, ठीक है बेटा, ये सारी वैल्यूज़ हमने रख दी। अब जो है, अब इनको जो है ना सी वाले पदों को तो अलग निकाल लो, जैसे ये सी माइनस ये सी ए प्लस है ना, सी वाले पदों को, कंसंट्रेशन को तो अलग निकाल लो, और कोएफिशिएंट को अलग लिख दो टोटल के, इसमें से ना कॉमन लेके, तो एफ को तो इधर लिख दिया हमने, इधर इस वाले में एफ सारा का सारा एफ, चाहे माइनस को चाहे प्लस का, सी इधर लिख दिया, तो ये के की वैल्यू यहाँ से आती है। इसे कहते हैं हम एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो इससे क्या हुआ, देखो स्टार्टिंग से देखो, हमने परिभाषा लिख ली, गुणांक की भी, सक्रियता गुणांक की भी लिख ली, और किसकी लिख ली, सांद्रता ये एक्टिविटी की भी लिख ली। फिर इसका हमने सूत्र देखा था, फिर हमने इसका सूत्र देख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, ये इलेक्ट्रोलाइट को देखा, इलेक्ट्रोलाइट से के की वैल्यू निकाली, फिर के की वैल्यू हमने ब्रैकेट में लिखी थी सांद्रता को, ठीक है। सांद्रता को जैसे हमने ब्रैकेट में लिखा तो हमने इसको सी मोलर सांद्रता के रूप में भी के को लिख लिया, सी के रूप में भी लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या था, फिर पार नहीं पड़ी तो हमने एक्टिविटी के रूप में भी लिख लिया के की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद देखो अब हम इससे कहते हैं कि अगर हम सी को किस में लेना, हम हर तरह से इसको देखेंगे भैया, मोललता में भी देख रहे हैं, मोललता में देखें तो इसकी वैल्यू कुछ कम आती है या ज़्यादा आती है, डिफरेंट आती है मतलब इससे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं इसको गामा, यानी कि अगर कोई की वैल्यू 0.5 है और कोई वैल्यू 1 है तो उन दोनों में डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हमने एफ़ को बदल के गामा के रूप में यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब अगर आयन की फॉर्म में आपको लिखने हो प्लस माइनस, तो इन सारी वैल्यूज़ को आप क्या लिख दो, ए प्लस और माइनस इनकी जगह इस तरह से के की वैल्यू आ जाएगी आयनों के रूप में। के की वैल्यू किसके रूप में आ जाएगी बेटा, अब फिर कंसंट्रेशन पदों को अलग निकाल लो, और जो कांस्टेंट है उसके पदों को अलग निकाल के इस तरह से के की वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे विलयन तनु किया जाता है, धनायनों और अणायनों के मध्य आकर्षण बल कम होते जाते हैं। अगर तनु करने का मतलब है उसमें और विलायक मिलाया जाए, विलायक का मतलब जैसे मान लो नमक और पानी का विलयन बनाया है अपन, किसका, नमक और पानी का विलयन बनाया है, तो नमक और पानी का विलयन बन गया, उसमें अब और पानी डालना, मतलब जैसे दूध में पानी डालना, दूध में पानी मिलाना, ये तनुकरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन में, सिकंजी में अगर आप और पानी ऐड कर रहे हो तो सिकंजी क्या होती जा रही है, अब तनु होती जा रही है, डाइल्यूट होती जा रही है, ठीक है। तो यानी कि जब तनु विलयन होता है, पानी और मिलाते जाओगे आप, सिकंजी में पानी और मिलाते जाओगे तो वो एक बार ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सॉल्यूट जो है इसमें बहुत कम अमाउंट में
रह जाएगा, चीनी बहुत फीकी फीकी होने लग जाएगी अगर आप पानी मिलाओगे तो, है ना। इसी तरह से अगर धनायन और उनके बीच में मतलब वो दूर दूर होने लगते हैं, जैसे मान लो कंसंट्रेट में तो पहले, फिर विलायक और मिलता जाएगा तो ये आयन दूर दूर होते जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में आकर्षण जो है वो कम होता जाएगा, इसलिए आकर्षण कम होने की वजह से एफ जो है कोएफिशिएंट जो है वो किसकी तरफ जाने लगता है, वैल्यू इसकी 1 की तरफ जाने लगती है। 1 की तरफ जाने का मतलब है एक्टिविटी और सी का ये अनुपात ही तो है। जब एक्टिविटी का मान और सी का मान क्या होता है बेटा, मतलब समान हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 के लगभग होने की कगार पर पहुंच जाती है, यानी कि एफ की वैल्यू किसकी तरफ बढ़ने लगती है। अगर तनु करना चाहते हैं हम विलयन को तो 1 की तरफ, एक्टिविटी सी के निकट आने लगती है, मतलब सक्रियता वास्तविक सांद्रता के बराबर होने लगती है, वह आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करने लगता है। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता का मतलब है डाइल्यूट करते जाओ, इतना डाइल्यूट कर दो कि पता ही नहीं चले कि सॉल्यूट भी इसमें है, तो आयन्स बहुत दूर दूर हो जाएंगे सॉल्यूट के। तो दूर दूर जब आयन हो जाते हैं तो लगभग ए बराबर एक्टिविटी बराबर सी हो जाती है, यानी कि जो प्रभावी सांद्रता है वो किसके बराबर हो जाती है, वास्तविक सांद्रता के बराबर हो जाती है। और जो एफ है वो गामा के, एफ और गामा के मान क्या होने लगते हैं, समान होने लगते हैं, ठीक है। यानी कि गामा कब कोएफिशिएंट है, जब मोललता हो, और ये कब है, जब सीधी सांद्रता हो, वास्तविक सांद्रता हो। तो इन दोनों के मान भी अनंत तनुता पर क्या होते हैं, लगभग समान हो जाते हैं, ठीक है। तो सांद्रता विलयन, सांद्र विलयनों के लिए एफ का मान एक से दूर होता है, और वास्तविक विलयनों के लिए प्रभावी सांद्रता में अंतर हो जाता, वास्तविक सांद्रता और प्रभावी सांद्रता में क्या होने लग जाता है, अंतर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर सांद्र विलयन है तो उसके लिए 1 की वैल्यू एफ जो है वो 1 की वैल्यू उसके लिए बहुत दूर हो जाती है, मतलब 1 नहीं होती, कुछ भी होगी चाहे। लेकिन अगर सांद्र विलयन ना हो, सांद्र विलयनों में हम क्या मिलाते जाएं, पानी मिला दें, तो अनंत तनुता पर लगभग एक्टिविटी और सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। तो इसे एक बार फिर से आप देखें, बार बार इसे आपकी कॉपी में नोट कर लें, कॉपी में नोट करके इसको 1-2 बार लिख लें, बस याद हो गई, ठीक है। चलो, वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच बच्चों। अगला जो टॉपिक है वो होने वाला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, अणुसंख्यक गुणधर्म पर। तो उनको आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाले हैं विद नोट्स, और आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों।